हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स फैमिली में। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो ये क्वेश्चन हैं ये प्योरली बेस्ड होंगे जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उस पे ये क्वेश्चन हमारे बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड स्टेट है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें कौन सा सही है। ओके, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग देखें तो इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ड स्टेट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। ओके, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट के अंदर नहीं आती, मतलब कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम स्टेट नहीं कह सकते। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको भी। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल को भी हम लोग स्टेट कह सकते हैं। ओके, तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 12, अगर हम फंडामेंटल राइट्स देखें तो ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ओके, 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स से है। अब यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है कि स्टेट वर्ड क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे देखें तो ये चारों ऑप्शंस में है। ठीक है, तो यहाँ से कोई एलिमिनेट नहीं होता है। फिर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें यह कह रहा है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो भी वो स्टेट के अंदर नहीं आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेट का वर्क कर रही है तो वो भी स्टेट के अंदर आती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए एंड डी एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे बच्चे बी और सी, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें यह कह रहा है कि कोई भी एक इंडिविजुअल को भी हम लोग स्टेट कह सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग आर्टिकल 12 देखें, ठीक है, आर्टिकल 12 को अगर हम लोग देखें तो इसमें यह इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं की गई। ठीक, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो ये बी वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यह कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि केवल ग्रीवांस्ड पर्सन ही जुडिशरी को जा सकते हैं, मतलब जिनके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं केवल वही उस केस को लेकर के जुडिशरी के पास जा सकते हैं। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट को। दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो हमारे हाई कोर्ट की रिट पावर है वो इक्वल है सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर के। ठीक है, देखते हैं इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं। और तीसरा ये कह रहा है कि जो हमारा एफआर होता है इस पे रेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, यानी इन्हें हम इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंड भी किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल 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 ग्रीवेंस्ड पर्सन की बात की गई है, जबकि एक्चुअली में कोई भी पर्सन इनके बिहाफ पे जुडिशरी को जा सकता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पे बी हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरे में ये कह रहा है कि जो, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो जो हमारे हाई कोर्ट की रिट पावर होती है, ठीक, वो बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर की। ओके, तो हाई कोर्ट की रिट पावर इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से। सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड रिट्स इशू करने के राइट्स हैं, जबकि हाई कोर्ट हमारे लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स दोनों से, फंडामेंटल राइट्स दोनों से
रिलेटेड रिट्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ से दो वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बचता है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं उन पर रेशनल रिस्ट्रिक्शन होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो लेकिन अब ओनली 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें जैसे इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें यह कह रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों राइट्स है। ठीक है, ओके, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिबरल हैं अप्रोच में। लिबरल मतलब क्या हुआ कि ये जैसे स्टेट के जो भी आर्बिट्रेरी एक्शंस है उनसे ये जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है या पीपल है उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, और ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया या पीपल को इतने राइट्स प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने आप को फुली डेवलप कर सके। ओके, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक, और ये रीजनेबिलिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये जुडिशियल रिव्यू की बेसिस है। मतलब कि कोई भी लॉ, एक्ट या अमेंडमेंट या ऐसा कुछ भी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो नल एंड वाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ये केवल पॉलिटिकल राइट है। फंडामेंटल राइट इज ओनली पॉलिटिकल राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड वाला, ओके, सेकेंड अभी बाद में देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। ओके, ये बात सही है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। उनकी यह रीजनेबिलिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, अगर हम देखें तो क्या ये रीजनेबिलिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है? नहीं, यहाँ पे ये गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ए गलत हुआ, सी गलत हुआ। डी देखते हैं कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिस एंड जुडिशियल रिव्यू गए। ओके, फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं, जो भी हमारे बेसिस जो भी हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है उसका बेसिस है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस होता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बी हमारा सही हो गया। ठीक है, ओके, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से ये पूछा गया है कि क्या सही है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है ये सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, मतलब सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है या किसी भी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर सकती है या फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक, ओके, देखते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जुडिशरी भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर सकती है। ठीक, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सभी लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इक्वल राइट्स हैं, यहाँ पे राइट्स मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी इक्वलिटी की बात होगी वो सिटीजन की होगी, फॉर द सिटीजन, नॉट फॉर द पीपल। ओके, जैसे अगर हम देखें तो जो भी एलियन है उनको 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये राइट्स नहीं अवेलेबल है। ठीक, तो जो भी इक्वलिटी की जो बात की गई है इट्स ओनली फॉर द सिटीजन्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हुआ, ये ए एंड डी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है। ओके, तो जो भी अमेंडमेंट होगा या कुछ भी तो वो पार्लियामेंट करेगी, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स डन बाय द पार्लियामेंट। ओके, स्टेटमेंट सेकंड आल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा सी बच जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्या प्रेसिडेंट करते हैं? ओके, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जुडिशरी? ओके, तो प्रेसिडेंट नॉट एन ऑप्शन। प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फंडामेंटल राइट, नॉट फॉर द फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इसी को काउंटर करने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्ट स्टेट, और इसी को काउंटर करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो हमारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके अंदर कौन सी करेक्ट है, तो इसमें से हमें करेक्ट क्या है उसको चूज करना है। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल इंडिविजुअल्स के लिए हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स होती हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं स्टेट के अगेंस्ट, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट ये नहीं प्रोटेक्ट करती हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो पहले स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए मिला हुआ है। जैसे आर्टिकल 19 में देखें तो हमारा जो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमारे प्रेस फ्रीडम आती है। ठीक है, तो ये प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये दोनों के लिए है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ओके, वो केवल वो हमारे इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जैसे हम मान लीजिए आर्टिकल 17 देखते हैं। ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी के अगेंस्ट में ऐसा वर्क कोई करता है जो अनटचेबिलिटी के अंदर आता है तो भी उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से 3 स्टेटमेंट समेत दी गई हैं और उसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो मतलब यह क्या कह रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसे तो सबको पता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, अब यहाँ पे दूसरे में यह कहा जा रहा है कि जो हमारे नए फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो केवल पार्लियामेंट ही ऐड कर सकता है। तो अभी हमने पीछे इसको भी डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे जो कोर्ट्स होते हैं ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि
राइट टू इंटरनेट को ऐड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। तो अभी यहाँ पे ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऑल द एफआरस ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ठीक है, जैसे एक बार अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो गई, ठीक है, तो हमारे सारे एफआरस ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो सारे तो नहीं होते हैं, मतलब 21 और 22, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ओके, इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पर्सन जैसे अगर अपने कास्ट, रिलीजन या कंट्री से बाहर शादी कर सकता है। ठीक, कोई भी पर्सन अपने कास्ट, रिलीजन या कंट्री के बाहर शादी कर सकता है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक, और ये फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर उसको प्रोवाइड किया गया है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2019, आई थिंक 2019 के अंदर, 19 या 20 के अंदर पूछा गया था कि राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिवाली के टाइम पे जैसे कई स्टेट्स अपने यहाँ पटाखों के फोड़ने पे बैन लगा देती है। ठीक, तो इससे कुछ पीपल या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी नहीं है। ठीक, वो कहती हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोच रही है। ठीक, तो वो किस आर्टिकल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 देखें तो ये तो राइट टू लाइफ की बात करता है। ओके, अच्छा, ये इसके कॉन्ट्रेरी है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो डिसेंट इन्वायरमेंट की बात करता है। ठीक, राइट टू लाइफ के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि जहाँ पे ये डिसेंट इन्वायरमेंट की बात करता है, मतलब कि पोल्यूटेड फ्री एयर की बात करता है। ओके, तो ये तो इसके कॉन्ट्रेरी है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरे दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। अगर हम लोग आर्टिकल 19 को देखें तो हमारा जो 19 का 6 है, ठीक, 19(6) इसमें राइट टू प्रोफेशन की बात करता है। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज होगी जिनको लाइसेंस मिला होगा। ठीक है, लाइसेंस उन्होंने गवर्नमेंट से लिए होंगे पटाखे बनाने के लिए। अगर ये उनके पटाखे बैन कर दिए जाएंगे तो उनको लॉस होगा। ठीक है, जो पटाखे बनाने वाली कंपनीज हैं उनको लॉस होगा। तो यहाँ पे इनका राइट टू प्रोफेशन वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी हमारा आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 किसके बारे में बात करता है। तो यह रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करता है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी रिलीजन अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक, कोई भी पर्सन अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। तो एक कन्वेंशन चली आ रही है कि लोग दिवाली के अंदर पटाखे फायर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये आर्टिकल 25 अगर यहाँ पे बैन कर दिया जाए पटाखों को, तो यहाँ पे आर्टिकल 25 यहाँ पे वायलेट होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 ठीक है करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें अपना सही आंसर नहीं मिला है। ठीक है, हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 26 की बात कर रहा है। आर्टिकल 26 देखें तो यह किसी भी रिलीजन को मैनेज करने की बात करता है। ठीक, यहाँ पर प्रैक्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैनेज करने के लिए क्या कि जैसे उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उन्हें बनाए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, आर्टिकल 26 के अंदर। तो ये यहाँ पे ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है उसके प्रोविज़न
हमें कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर्टिकल 15 को देखें तो उसके अंदर ये प्रोविजन है कि स्टेट जो है रेशनल रिस्ट्रिक्शन कर सकता है, सॉरी रेशनल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ओके, ठीक है। इसके अंदर रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है आर्टिकल 15 के अंदर, जिसमें वह ओबीसीज, एससी, एसटीज, वीमेंस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन को प्रोविजन है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा राइट टू इक्वलिटी आ गया। राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ओके, थर्ड देखते हैं सी वाला। इसके अंदर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंदर जो हमारा आर्टिकल 30 है उसके अंदर ये प्रोविजन है जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है वो ये मतलब उनके आर्टिकल 30 के अंदर ये हमें देखने को मिल जाता है कि वो अपने माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने इंस्टीट्यूट को कैसे मैनेज करेंगी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। हमने यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एकदम बेस्ड हैं, प्योरली बेस्ड हैं यूपीएससी के जो अभी करंट ट्रेंड चल रहे हैं उस पर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।